नमस्कार। देखिए, एक साम्राज्य बनाना वो एक बात है, लेकिन उसे सदियों तक चलाए रखना ये बिल्कुल दूसरी बात है। आज हम दिल्ली सल्तनत की कहानी में गोता लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें थीं, शक्ति, रणनीति, वफादारी, जिनके दम पर एक साम्राज्य खड़ा होता है, और हाँ, कैसे वो बिखर भी सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर कोई एक साम्राज्य बनाता कैसे है? मतलब क्या वो बस शून्य से खड़ा हो जाता है? एक जमीन के छोटे से टुकड़े को एक विशाल टिकाऊ साम्राज्य में बदलने का राज क्या है? दिल्ली सल्तनत की कहानी आप कह सकते हैं इन्हीं चुनौतियों का एक जबरदस्त विश्लेषण है। अब देखिए, दिल्ली हमेशा से सत्ता का ऐसा बड़ा केंद्र नहीं थी जैसा हम आज जानते हैं। 12वीं सदी की बात करें तो ये तोमर राजपूतों के राज में एक छोटा सा शहर हुआ करता था। हाँ, जब अजमेर के चौहानों ने इसे जीता तो ये एक जरूरी कॉमर्शियल हब, मतलब एक अहम व्यापारिक केंद्र जरूर बन गया। लेकिन असली बदलाव, असली भूचाल तो आया 13वीं सदी की शुरुआत में। जैसे ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, ये मामूली सा दिखने वाला शहर रातों रात एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी बन गया। सोचिए क्या जबरदस्त बदलाव रहा होगा। तो राजधानी तो बन गई, पर यह तो बस पहला कदम था, है ना? असली चुनौती तो अब सामने खड़ी थी। इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले इलाके पर आखिर राज किया कैसे जाए? इसके लिए सुल्तानों को एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा ढांचा बनाना था जिसकी बुनियाद भरोसे पर टिकी हो। और देखिए, शुरुआती सुल्तानों के सामने एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। वो जो पारंपरिक जमींदार या अमीर सरदार थे, उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि भाई उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो खुद सत्ता चाहते थे। तो इल्तुतमिश जैसे सुल्तानों को कुछ अलग सोचना था, कोई नया रास्ता निकालना था। और वो रास्ता था बंदागान। अब एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। लेकिन रुकिए, इन्हें कोई आम गुलाम समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। इन्हें बहुत सावधानी से, बहुत मेहनत से ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि ये सल्तनत के सबसे ऊंचे, सबसे जरूरी राजनीतिक पद संभाल सकें। ये एक तरह से सुल्तान के अपने तैयार किए हुए एक खास मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एलिट्स थे, एक नया अभिजात वर्ग। तो सवाल उठता है कि सुल्तान अपने बेटों से ज्यादा इन गुलामों पर भरोसा क्यों करते थे? इसका जवाब सीधा सा है। बेटों की अपनी राजनीतिक ख्वाहिशें हो सकती थी, वो खुद सुल्तान बनना चाह सकते थे, लेकिन बंदागान की वफादारी सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के लिए होती थी। इसीलिए उस जमाने में यह कहा जाता था कि एक काबिल और तजुर्बेकार गुलाम एक बेटे से कहीं बेहतर होता है। मतलब ये सलाह दी जाती थी कि अगर ऐसा गुलाम मिल जाए तो समझो किस्मत खुल गई। हाँ, लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी थी, एक अंतर्निहित दोष था। बंदागान की वफादारी अपने मालिक तक तो थी, पर उनके बेटों या वारिसों तक नहीं पहुंचती थी। तो होता क्या था? जैसे ही कोई नया सुल्तान गद्दी पर बैठता, पुराने सुल्तान के वफादार और नए सुल्तान के वफादारों के बीच एक जबरदस्त सत्ता का संघर्ष छिड़ जाता था। और इससे क्या होता था? राजनीतिक अस्थिरता। तो ये तो हुई प्रशासनिक चुनौती। अब जरा सामाजिक ताने बाने की बात करते हैं। क्या होता है जब कोई शासक उस समय के आदर्श सामाजिक ढांचे में फिट ही ना बैठे? इस सवाल को समझने के लिए सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान की कहानी से बेहतर कोई और उदाहरण हो ही नहीं सकता। साल था 1236, रजिया सुल्तान बनी। और मजे की बात यह है कि उस दौर के मशहूर इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज, उन्होंने खुद लिखा है कि रजिया अपने सभी भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल और लायक थीं। लेकिन फिर भी वो एक औरत के हुक्मरान होने के ख्याल से खुद भी सहज नहीं थे। यही हाल बाकी अमीर वर्ग का भी था। उन्हें एक रानी का स्वतंत्र रूप से राज करना गवारा नहीं था। नतीजा, 1240 में उन्हें तख्त से हटा दिया गया। उनका शासनकाल भले ही छोटा रहा हो, पर वो इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि उस जमाने में काबिलियत और पितृसत्तात्मक समाज के बीच टकराव कितना गहरा था। और ऐसा नहीं है कि ये चुनौती सिर्फ दिल्ली सल्तनत तक ही थी। अगर हम दुनिया के दूसरे हिस्सों पर नजर डालें, जैसे कि उसी दौर के यूरोप में, तो वहां भी हालात कुछ ऐसे ही थे। वहां भी एक पितृसत्तात्मक समाज था जो 3 वर्गों में बटा था: पादरी, योद्धा और बाकी लोग। और सत्ता वो पूरी तरह से पुरुषों के हाथ में थी। तो यह हमें दिखाता है कि उस दौर में एक महिला का शासक बनना वाकई पूरी दुनिया में ही कितना मुश्किल काम था। अच्छा, तो सत्ता सिर्फ प्रशासन चलाने से तो नहीं चलती है ना, उसे दिखाना भी पड़ता है, उसकी नुमाइश करनी पड़ती है। और यहीं पर आता है शक्ति का दूसरा स्तंभ, वास्तुकला।
चलिए अब ये देखते हैं कि सुल्तानों ने मस्जिदों और दूसरी इमारतों का इस्तेमाल अपनी ताकत का इजहार करने और अपने लोगों को एक साथ लाने के लिए कैसे किया। देखिए, ये जो मस्जिदें बनवाई गईं, ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी। ये एक तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे, राजनीतिक बयान। बड़ी बड़ी शानदार मस्जिदें बनवाकर सुल्तान ये जताते थे कि वो इस्लाम के रक्षक हैं, उसके संरक्षक हैं। और इसका एक और फायदा था, इससे अलग अलग जगहों और अलग अलग बैकग्राउंड से आए मुसलमानों के बीच एक कम्युनिटी, एक समुदाय होने की भावना भी मजबूत होती थी। सब एक ही विश्वास के नीचे एक साथ आते थे। और इस वास्तुकला का जो विकास है वो समय के साथ साफ साफ नजर आता है। आप सल्तनत की पहली मस्जिदों में से एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को देखिए, फिर मोहम्मद तुगलक के दौर की विशाल बेगमपुरी मस्जिद को देखिए, और उसके बाद लोधी काल की खूबसूरत मोट की मस्जिद को। हर नई इमारत अपनी पिछली वाली से ज्यादा बड़ी, ज्यादा शानदार और ज्यादा परिष्कृत होती गई। ये क्या दिखाता है? ये सल्तनत की बढ़ती हुई ताकत और उसके आत्मविश्वास का सीधा सीधा प्रतीक था। अब तक हमने अंदरूनी चुनौतियों की बात की, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बाहरी खतरे की जिसने दिल्ली सल्तनत की पूरी सैन्य और प्रशासनिक रणनीति को दशकों तक एक नई दिशा दी। और वो खतरा था मंगोलों का आक्रमण। साल था 1219। चंगेज खान की फौजें उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना को रौंदते हुए सल्तनत के दरवाजे पर आ पहुंची थीं। और इसके कुछ ही वक्त बाद दिल्ली सल्तनत को भी उनके हमलों का सीधा सामना करना पड़ा। ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं था, ये एक ऐसा खतरा था जिसे कोई भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और इस लगातार मंडराते खतरे ने सल्तनत के दो सबसे ताकतवर सुल्तानों को बड़े और सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों ने इस खतरे से निपटने के लिए जो रास्ते अपनाए वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। तो चलिए जरा देखते हैं कि इन दोनों की रणनीतियों में क्या फर्क था। एक तरफ थे अलाउद्दीन खिलजी, उनका तरीका था डिफेंसिव यानी रक्षात्मक। उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की, दिल्ली के पास सीरी नाम का एक नया किलाबंद शहर बसाया, और सबसे जरूरी उन्होंने सैनिकों को कैश में तनख्वाह दी और बाजार की कीमतों पर ऐसा नियंत्रण रखा कि महंगाई बढ़ ही नहीं पाई। अब दूसरी तरफ थे मोहम्मद तुगलक। उनका अंदाज था ऑफेंसिव, आक्रामक। उन्होंने भी एक जबरदस्त सेना बनाई, लेकिन उनका मकसद रक्षा करना नहीं बल्कि मंगोलों के इलाके पर हमला करना था। इसके लिए उन्होंने अपनी राजधानी को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, अकाल के वक्त में भी टैक्स बढ़ा दिए और एक टोकन करेंसी शुरू की जो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई। तो फिर नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल साफ। अलाउद्दीन खिलजी की रक्षात्मक रणनीति जबरदस्त कामयाब रही। उन्होंने मंगोलों के हमलों को न सिर्फ रोका बल्कि सल्तनत को और भी मजबूत बना दिया। वहीं दूसरी ओर मोहम्मद तुगलक की जो बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं वो बुरी तरह से फेल हो गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? पूरे साम्राज्य में विद्रोह और अफरा-तफरी मच गई। यह इतिहास का एक बहुत ही साफ सबक है कि नहीं? हाँ, मोहम्मद तुगलक की योजनाएं भले ही नाकाम रहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सल्तनत का सब कुछ खत्म हो गया। उनकी विफलताओं के बावजूद सल्तनत ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बनाए थे उन्होंने एक बहुत ही स्थायी विरासत छोड़ी। तो चलिए अब जरा इस विरासत पर नजर डालते हैं। तो सल्तनत का जो पूरा प्रशासनिक मॉडल था वो मोटे तौर पर 3 चीजों पर टिका था। पहला कदम, जमीन से आने वाले टैक्स यानी खराज पर सरकार का पूरा नियंत्रण। दूसरा, एकता सिस्टम। इसमें क्या होता था कि मिलिट्री कमांडरों को तनख्वाह के बदले जमीन दे दी जाती थी। वो उस जमीन से टैक्स वसूलते और उसी से अपनी सेना का खर्च चलाते थे। और तीसरा कदम, इन सबको सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी, परमानेंट और वेतन पाने वाली सेना। और ये जो पूरा ढांचा था ये इतना असरदार था कि सालों बाद शेर शाह सूरी ने ना सिर्फ इसे अपनाया बल्कि इसे और भी बेहतर बना दिया। और आपको पता है, यही शेर शाह का प्रशासन आगे चलकर महान मुगल बादशाह अकबर के लिए एक मॉडल बना। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत की विरासत अगले महान भारतीय साम्राज्य यानी मुगलों तक जा पहुंची। तो अब एक सवाल सबके लिए, अगर लंबे समय के लिहाज से देखें तो किसकी रणनीति ज्यादा असरदार थी? अलाउद्दीन खिलजी की रक्षात्मक स्थिरता जिसने सल्तनत को बचाए रखा, या फिर मोहम्मद तुगलक की वो साहसिक महत्वाकांक्षा जो भले ही नाकाम रही पर बहुत बड़ी सोच रखती थी? जरा इस पर सोचिए। अगर हम इस पर एक सर्वे करें तो नतीजे अक्सर बटे हुए ही मिलते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि खिलजी की स्थिरता और प्रैक्टिकल अप्रोच सबसे अच्छी थी, आखिरकार उसी ने तो सल्तनत को बचाया। लेकिन कुछ दूसरे लोग तुगलक के साहस और उनकी बड़ी सोच की तारीफ करेंगे, भले ही वो अपनी योजनाओं में कामयाब नहीं हो पाए। और यहीं से हम अपने आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं,
किसी भी शासक की विरासत को असल में क्या चीज परिभाषित करती है? क्या वो सैन्य शक्ति है, युद्ध के मैदान में जीती गई लड़ाइयां, या फिर वो प्रशासनिक सुधार हैं, वो सिस्टम है जो उस शासक के जाने के सदियों बाद भी पीढ़ियों तक चलते रहते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।